मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन में माँ बाप का महत्व। कहानी के पिछले भाग में हमने देखा था कि राधा जी, जो हमेशा अपने परिवार की परवाह करती रही, किस तरह से एक दिल दहला देने वाले दौर से गुजरी। उन्हें अचानक पैरालिसिस का अटैक आया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके इकलौते बेटे अशोक और बहू निशा, जो अब तक उनके सबसे बड़े सहारा, हर पल उनके साथ दिखाई दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ममता और अपनापन हमेशा बना रहेगा, या फिर किस्मत कोई ऐसा मोड़ लेगी जिससे राधा जी ने कभी कल्पना भी ना की। राधा जी को अस्पताल में एडमिट हुए 1 हफ्ता हो चुका था। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उनके शरीर को ठीक होने में वक्त लगेगा और उन्हें आराम की ज़रूरत है। इनकी देखभाल आप घर पर भी कर सकते हैं। राधा जी अब घर वापस आ चुकी थी, मगर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। ना वो बोल पाती, ना ही अपने हाथों से खाना खा सकती, और ना ही अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। उनका चेहरा अब भी थोड़ा टेढ़ा था और आंखों में हमेशा एक खालीपन। निशा और आकोश उनके हर पल का ध्यान रखते। निशा हर सुबह उन्हें गर्म पानी से पोंछती, दवा देती और फिर उनके लिए खिचड़ी या दलिया तैयार करती। अशोक भी रोज ऑफिस से जल्दी आ जाता ताकि माँ को अकेलापन महसूस न हो। घर में एक कोना अब राधा जी के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था। एक आरामदायक बिस्तर, आसपास जरूरी दवाइयाँ, पानी की बोतलें और कुछ किताब जिनके पन्ने निशा कभी कभी उन्हें पढ़कर सुनाती। राधा जी के लिए अब बोलना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में भावनाएं साफ पढ़ी जा सकती। जब आरव स्कूल से लौटता, उसे देखकर उनकी आंखें चमक जाती, और जब आरव उनके पास बैठता तो उनका चेहरा थोड़ा खिल उठता। जिंदगी अब एक नए पथ पर चलने लगी, जहां जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन ममता और अपनापन अब उतना भी गहरा था। 6 महीने होने को आए थे, लेकिन राधा जी की तबीयत अब भी वैसी ही थी। निशा उनका हर काम खुद करती, घर के सारे काम, और आरव को स्कूल भेजती। अशोक भी पूरी तरह से उसकी मदद करता। निशा का पूरा दिन काम करते करते थक कर खत्म हो जाता। घर के कामों के साथ साथ राधा जी की देखभाल भी एक जिम्मेदारी बन चुकी थी, और अब हर वक्त राधा जी के साथ किसी का होना बहुत जरूरी था। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां खुशियां और हंसी ठहाके होते थे, वहीं अब सन्नाटा और चिंता का माहौल था। राधा जी की हालत के कारण घर की दीवारें पर एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के खर्चे बढ़ गए थे और पैसों की तंगी भी महसूस होने लगी थी। अशोक ने अपने काम में कमी की थी ताकि माँ की देखभाल पर ध्यान दे सके, लेकिन ये भी परिवार की आर्थिक स्थिति पर असर डाल रहा था। निशा हमेशा चिंता में डूबी रहती, सोचती कि घर की हालत सुधारने के लिए क्या किया जाए। वो जानती थी कि राधा जी की देखभाल के लिए समय और प्यार की जरूरत थी, लेकिन घर के बाकी काम भी जरूरी थे। घर की आर्थिक तंगी और राधा जी की हालत ने निशा को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और माँ की तबीयत, सब कुछ मिलकर उस पर भी बोझ बन चुका था। इलाज, दवाइयाँ और हर वक्त एक व्यक्ति का माँ के पास रहना, इन सब के बीच घर का माहौल बहुत मुश्किल हो गया था। सब कुछ थकाऊ, तनावपूर्ण और बोझिल सा लगने लगा था। कभी जो निशा छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराया करती, अब वही छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती। वो अपने मन में कई बार ये सोचने लगी थी कि क्या वाकई उनकी जिंदगी अब इसी तरह कटेगी। गहराते तनाव और आर्थिक दबाव के बीच निशा के मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया। उस रात जब आरव सो गया और राधा जी भी दवाई लेकर बिस्तर पर लेटी थी, निशा ने धीरे से कहा, सुनो, एक बात कहनी है। मैं सोच रही थी कि अब मुझे कोई जॉब करनी चाहिए। अशोक ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। पर माँ को दिन भर कौन देखेगा? तुम तो जानती हो, हर वक्त किसी को उनके साथ रहना जरूरी है।
वो थोड़े हिचकिचाहट के साथ बोली, यही तो सोच रही हूँ। अगर माँ जी को किसी अच्छे वृद्ध आश्रम में भेज दे तो वहाँ उनकी देखभाल के लिए लोग होंगे, समय पर दवाइयाँ, खाना और हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही अशोक को जैसे आग लग गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने एकदम तीखे लहजे में कहा, तुम ये सब सोच भी कैसे सकती हो निशा? माँ ने हमें पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज जब उन्हें हमारी जरूरत है तो तुम कह रही हो कि उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दें। निशा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, लेकिन अशोक यही नहीं रुका। उसकी आवाज और तीखी हो गई। आज तुमने ये बात कह दी, लेकिन मैं साफ कह देता हूँ, आज के बाद ये सोचने की भी कोशिश मत करना। माँ हमारे साथ रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सब संभालूंगा। निशा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अशोक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा भी उतना ही था। कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे घर की हालत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही थी। खर्चों की कोई सीमा नहीं थी। अशोक की नौकरी पर भी असर पड़ रहा था। ऑफिस में बॉस की डांट, घर में माँ की चिंता और पैसों की तंगी ने अशोक को अंदर से तोड़कर रख दिया था। एक रात जब राधा जी गहरी नींद में थी, आरव अपने कमरे में सो चुका था और निशा रसोई के बर्तन समेट रही थी, तभी अशोक चुपचाप आकर टेबल के पास बैठ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने धीरे से कहा। निशा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। अशोक की आवाज हल्की सी कांप रही थी। तुम ठीक कह रही थी उस दिन। शायद अब हमें माँ को वृद्ध आश्रम भेज देना चाहिए। मैं अब ये अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ। हर तरफ से हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। कुछ पल चुप रही, फिर निशा ने कहा, मैं भी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब हालात हमारे बस के बाहर हैं। हम चाह कर भी उन्हें वो दे नहीं पा रहे जिसकी उन्हें जरूरत है। अशोक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कितना मजबूर हूँ कि अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज रहा हूँ। अशोक के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था। अगली सुबह का समय था। राधा जी व्हील चेयर पर बैठी खिड़की की ओर देख रही थी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही खामोशी थी जो अब उनके जीवन का हिस्सा थी। तभी अशोक धीरे से उनके पास आया। उसने माँ के सामने बैठते हुए धीरे से उनका हाथ थामा। माँ, मैं जानता हूँ आप कुछ बोल नहीं सकती। हम अब आपका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि हम मजबूर हो गए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको वृद्ध आश्रम छोड़ाएं। वहाँ आपकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी। राधा जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उनका दिल कांप उठा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में जो आंसू छलकने लगे थे, उन्होंने सब कुछ सह लिया। वो दर्द, वो बेबसी, वो टूटन साफ दिखाई दे रहा था। अशोक ने उनका चेहरा ऊपर उठाया। माँ, ये आपके भले के लिए है, यकीन मानिए। निशा पीछे खड़ी थी। थोड़ी ही देर में अशोक ने राधा जी को गाड़ी में बिठा दिया और उनके पास ही निशा बैठ गई। उसने माँ का हाथ थामा हुआ था, जैसे उन्हें ये एहसास दिला रही हो कि वो अकेली नहीं है। गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अशोक ने एक नजर अपनी माँ पर डाली। उनकी आंखें अब भी खामोशी से अशोक को देख रही थी। गाड़ी ने धीरे धीरे अपना सफर शुरू किया, उस मोड़ की ओर जहां एक माँ अपने ही घर से दूर कर दी जा रही थी। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर गाड़ी रुकी। अशोक और निशा ने धीरे से राधा जी का सहारा देकर बाहर निकाला। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उसने भी ज्यादा कमजोर अब उनका आत्मविश्वास था। वृद्ध आश्रम का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर से देखने पर ये एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जगह थी, लेकिन जब अशोक और निशा राधा जी को अंदर ले गए, तो उन्हें समझ में आया कि ये जगह उनकी माँ के लिए कितनी कठिन और भावनात्मक साबित होने वाली है। राधा जी की चुप्पी और उनके दिल की पीड़ा साफ दिख रही थी। वहाँ एक हल्का सा शोर था। कहीं कोई रेडियो चल रहा था, कोई बुजुर्ग कुर्सी पर ऊँघ रहा था।
और कोई खिड़की के पास बैठा सूनी आंखों से बाहर देख रहा था। राधा जी को फिर एक कोने के कमरे में ले जाया गया। एक महिला जिसका नाम शकुंतला था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बहन जी, नई नई आई हैं क्या? चलिए अब हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। तभी वहां वृद्ध आश्रम का कर्मी राधा जी के लिए एक बिस्तर और अन्य जरूरी चीजें लेकर आया। अशोक ने अपनी आंखें झुका ली और कहा, अम्मा के लिए यही सबसे अच्छा है। राधा जी की आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस केवल अशोक और निशा को देखे जा रही थी, जैसे वे उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे यहीं रहना है, अपने साथ घर ले चलो। निशा ने राधा जी के हाथ को थामा और बोली, माँ, यहाँ आपकी देखभाल अच्छे से होगी। राधा जी ने धीरे से अपनी आंखें झपकाई और फिर कुछ न कहा। अशोक ने भी उनकी तरफ देखा और कहा, माँ, हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे, चिंता मत करिएगा। ऐसा कहकर वो बाहर चले गए। राधा जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चुपचाप पलंग पर बैठी थी, लेकिन उनके दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। उन्होंने धीरे से अपनी भीगी पलकें बंद की और सोचने लगी, क्या मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी? क्या मैंने ही अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दिए? जिस बेटे को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसने मेरी गोद में सिर रखकर कहानियां सुनी, वो मुझे इस मोड़ पर छोड़कर चला गया। उनका दिल बार बार यही सोच रहा था, जहां से उनका बेटा अभी अभी उन्हें छोड़ कर गया था। हर आहट पर उनका मन यही उम्मीद कर रहा था कि शायद अशोक लौट आए और कहे, माँ, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। निशा और आकोश गाड़ी में बैठ चुके थे और वो सन्नाटा राधा जी के दिल में और गहरा होता जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, जैसे उनके अंदर का सारा दर्द अब बहकर बाहर आना चाहता हो। शकुंतला जी ने धीरे से उनके हाथ पर हाथ रखा। हम सब की कहानी एक जैसी है बहन। वृद्ध आश्रम के उस पुराने से हॉल में कुछ खिड़कियां थीं, जहां से धूप की हल्की सी किरणें अंदर आती थीं। उस पर कुछ लिखा था, मुस्कुराइए, आप जिंदा हैं, हर दिन एक नई शुरुआत है। लेकिन इन शब्दों से ज्यादा अक्सर वहां खामोशी थी। राधा जी को जिस कमरे में रखा गया, वहां पहले से ही शकुंतला जी और कावेरी दीदी रहती थी, लेकिन अपने दुखों के साथ जीना सीख गई थी। शकुंतला जी ने धीरे से राधा जी को गले लगाया और कहा, हम सबका हाल एक सा है बहन, हम एक दूसरे का सहारा हैं। कावेरी दीदी मुस्कुराई, यहाँ रोने की इजाजत है, लेकिन हर रोज थोड़ा कम। हम साथ मिलकर अपने टुकड़ों को जीते हैं। राधा जी की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन तभी वहां एक जवान सा लड़का कमरे में आया, नीली टी शर्ट पहने, मुस्कुराता हुआ। वही मुस्कान जो दुख के बीच भी उम्मीद जगाती। अम्मा, उसने धीरे से पुकारा। राधा जी ने उसकी तरफ देखा। मैं राज हूँ और इस आश्रम में 10 सालों से हूँ। यहाँ जो आता है वो मेरा परिवार बन जाता है। देखो अम्मा, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, तो अच्छा रहेगा इसी को अपना घर मान लो। राधा जी की आंखें नम थीं, लेकिन राजू की बातों में कुछ तो ऐसा था कि हल्का सा सुकून उनके दिल तक पहुंचा। राजू फिर बोला, आपको अपने लिए हिम्मत रखनी होगी। हर सुबह मैं खुद आऊंगा, आपकी अच्छे से मालिश करूंगा, फिर देखना आप ठीक हो जाएंगी। शब्द नहीं थे राधा जी के पास, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, बहुत महीन लेकिन सच्ची। उस दिन पहली बार राधा जी को महसूस हुआ कि कभी-कभी जो अपने होते हैं वो मजबूरी में दूर हो जाते हैं, और जो अजनबी होते हैं वो बिना किसी रिश्ते के भी दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। राधा जी को लगा कि उन्होंने किसी की परवरिश महसूस की। राधा जी को वृद्ध आश्रम आए अब 1 महीना बीत गया था। इस बीच निशा ने नौकरी शुरू कर दी और अशोक भी ऑफिस में फिर से मन लगाकर काम करने लगा। आरव को उन्होंने डे केयर में डाल दिया।
जीवन जैसे दोबारा पटरी पर आने लगा। पर सब कुछ होते हुए भी घर का माहौल वैसा नहीं था जो गर्माहट अपनापन माँ की उपस्थिति में होता है। रसोई से आते ही माँ की आवाज़ और हर शाम उनकी मीठी बातों का इंतज़ार अब सब याद बनकर रह गया था। उधर वृद्ध आश्रम में राधा जी की हालत में अब थोड़ा सुधार होने लगा। वो अब भी पूरी तरह से चल फिर नहीं सकती, पर उनके शरीर में हल्की हल्की संवेदनाएं लौट चुकी थीं। हर सुबह वो राधा जी को व्हील चेयर पर बिठाकर बगीचे की ओर ले जाता। वहाँ हरी घास पर धूप में बैठकर वो उनके हाथ पैरों की बड़ी नरमी से मालिश करता और उनसे कहता, अम्मा देखना, एक दिन आप खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। राधा जी कुछ बोल नहीं पाती, पर उनकी आंखों से कोरों आंसू बहते। जब उन्होंने इशारों में थोड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी थी, जब कोई बात पसंद आती तो हल्के से पलकें झपकाती या हाथ से इशारा करती। उनके चेहरे पर अब दर्द के साथ साथ एक उम्मीद भी दिखने लगी थी, जैसे कोई टूटी हुई शाख फिर से कोपले निकाल रही हो। उनके मन में हर रोज एक ही सवाल उठता, क्या मेरा बेटा अब भी मुझे याद करता होगा? अब सब कुछ सामान्य होते हुए भी घर में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोने में माँ की कमी महसूस हो रही थी, जैसे हर दीवार कुछ कह रही हो, जैसे हर चीज उनकी मौजूदगी ढूंढ रही हो। निशा जब रसोई में जाती तो उसे माँ की वो चुप निगाहें याद आती, जो हर वक्त कुछ कहती थी। माँ कुछ मांगती, शायद सिर्फ अपनापन। आरब जब स्कूल से लौटता तो सबसे पहले अपने दादी के कमरे में जाता, और जब वो नहीं दिखती तो मासूम आंखें उदास हो जाती। और अशोक अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा। कभी कभी वो देर रात अकेले बालकनी में बैठा आसमान की तरफ देखता। क्या सच में हमने सही किया माँ को वहां भेजकर? दिल के किसी कोने में एक भारी सा पत्थर था, जैसे उनके कोई बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर अशोक ने मन ही मन सोचा और निशा से बात की। आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। माँ जी के बिना ये घर अधूरा है। निशा ने दृढ़ता से कहा, मैं घर से ही कुछ काम ऑनलाइन कर लूंगी और आरव को डे केयर की जरूरत भी नहीं। बस हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। अशोक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, निशा बस कुछ दिन की बात है। मैंने दूसरी जगह अपनी जॉब की भी बात की है, जहाँ मेरी सैलरी काफी अच्छी होगी। निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे बहुत दिनों बाद दिल को राहत मिली। उनकी आंखों में एक नया संकल्प था। अशोक भी खुश था और दोनों एक दूसरे को देखकर महसूस कर रहे थे कि ये बदलाव उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, ताकि वो अपनी खुशियों को अपनी माँ राधा के घर ले जा सके। जैसे वो हर चुनौती का सामना करने को अब तैयार थे। सुबह का समय था और आकाश में हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। अशोक ने गाड़ी निकाली और इस दिन को खास बनाने के लिए आरव की भी स्कूल की छुट्टी करवा दी थी। निशा ने माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी भी अपने साथ रखी। आज उनका मन था कि कुछ खास करें और माँ के साथ उनका हर एक पल कीमती हो। आरव ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी क्या हम दादी के पास जा रहे हैं? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम दादी के पास जा रहे हैं और आज से वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आरव खुशी से बोला, आप सच कह रही हैं मम्मी। तभी अशोक ने खुशी से आरव को कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सच बोल रही हैं। अब तुम्हारी दादी को हम हमेशा अपने पास रखेंगे। इस बार अशोक का चेहरा एक अलग ही उम्मीद और प्यार से चमक रहा था, जैसे वो अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। वो पल ऐसा था जिसमें हर एक की आंखों में चमक थी। गाड़ी धीरे धीरे उनके घर से बाहर निकल रही थी और उनके मन में बस एक ही ख्याल था, अब सब कुछ ठीक होगा। गाड़ी धीरे धीरे वृद्ध आश्रम की ओर बढ़ी। आरव उत्सुकता से खिड़की से बाहर देख रहा था और निशा के चेहरे पर मुस्कान थी।
अशोक भी मन ही मन अपने फैसले पर खुश था और साथ ही अपने परिवार की खुशियों को वापस लाने की उम्मीद में। जैसे ही गाड़ी वृद्ध आश्रम के बाहर आकर रुकी, सामने पार्क में राधा जी व्हील चेयर पर बैठी और राजू उनकी सेवा में था। तभी आरव गाड़ी से उतरते हुए सीधा अपनी दादी की ओर दौड़ पड़ा। वो दादी से लिपट गया। दादी देखो, मैं आ गया। राधा जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से आरव के गाल को छुआ। उस स्पर्श में ममता और अधूरी चाहतें सुख थी। उसी वक्त अशोक और निशा भी उनके पास पहुंचे। राधा जी उन्हें देखकर स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अशोक तुरंत उनकी व्हीलचेयर के पास झुककर उनके पैर पकड़कर बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। निशा की आंखें भी भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, माँ, आपके बिना वो घर अधूरा सा है। हम आपको छोड़ कर गए, पर एक पल भी बेचैन से नहीं सो पाए। माँ, कैसे हम आपको इस तरह अकेले छोड़ गए। इतना कहते कहते निशा फूट फूट कर रोने लगी। वो राधा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ, अब आप चलिए, अपने घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। राधा जी, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, धीरे से बोली, मैं जानती हूँ बेटा, ये फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। ये कहते हुए उन्होंने राजू का हाथ थामा और व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगी। ये देखकर अशोक और निशा दोनों चौंक गए। माँ, आप तो खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। अशोक ने आश्चर्य से पूछा। राधा जी मुस्कुराई। हाँ बेटा, अब मैं हिम्मत नहीं हारती। राजू ने मुझे नई उम्मीद दी है। उसकी सेवा और प्यार ने मुझे फिर से जीना सिखाया है। सब इसकी मेहनत का नतीजा है और भगवान की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी दवा तो आज मिल गई, तुम सबको देखकर। निशा झुककर उनके पास बैठ गई और उनका आंचल थाम लिया। माँ जी, अब हम आपको एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलिए अपने घर। राजू भी भावुक हो गया। बोला, अम्मा जी, आप बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसे प्यार करने वाले बेटे बहू मिले। अब आप अपने घर जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर कभी यहाँ आना हो तो सिर्फ मिलने के लिए। राधा जी ने राजू का सिर हिल सहलाया। बेटा, तूने इस टूटती हुई माँ को फिर से जोड़ा है। ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर अशोक ने उन्हें गोदी में उठाया और कार की पिछली सीट पर बड़े स्नेह से बिठाया। आरव ने फिर से उनकी गोद में सिर रखा और बोली, दादी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, सुकून और अपनापन के आंसू थे। अशोक ने वृद्धाश्रम की सारी औपचारिकताएं पूरी की और वहां के स्टाफ से विनम्रता से विदा ली। और माँ के पास आकर उसने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, चलिए माँ, अपने घर। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ने लगी, उसी पल एक और कार वृद्धाश्रम के गेट के पास रुकी। उसमें एक बुजुर्ग माँ उतरी। बहुत ही धीमी चाल, थरथराते कदम, लेकिन उसकी आंखों में कोई अपनापन नहीं, बस एक बेचैनी, एक जल्दबाजी। मेरी माँ अब बहुत कमजोर हो गई है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, इनका ध्यान नहीं रख सकता। यहीं पर इनका ख्याल रखिएगा। पैसे मैं हर महीने भिजवा दूंगा। ये कहते उनकी आंखें भर गईं। राधा जी की नजरें उस दृश्य पर जम गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मन ही मन सोचने लगी, काश बच्चे समझ पाते कि इस उम्र में माँ बाप का दौलत या तोहफे नहीं, बस उनका साथ चाहिए। कार आगे बढ़ गई। पीछे रह गई वो माँ जिसकी आंखों में सिर्फ अब आंसू थे। दोस्तों, माँ बाप वो जड़ है जिसमें तुम्हारा वजूद है, जिस प्यार से उन्होंने तुम्हें संभाला। अब तुम्हारी बारी है उनका साथ निभाने की। पर माँ बाप का साथ एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आता। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।
तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।